Hello friends, welcome to my YouTube channel Gaur Humanities Classes. It is my first video related to competitive examination. You know that general knowledge is the essential part of mostly competitive examination in our country India. जैसा आप सभी को पता है कि सामान्य ज्ञान एक महत्वपूर्ण विषय है। जितने भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती हैं उनमें अधिकतर हमारे चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, एसएससी से रिलेटेड हो, एचएससी से रिलेटेड हो, उसके अंदर हमारे सामान्य ज्ञान जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो एमसीक्यूज़ को रटने में लगते रहते हैं कि भाई हम इन एमसीक्यूज़ को पढ़ लेते हैं तो हम आसानी से क्या कर लेंगे, सामान्य ज्ञान को क्लियर कर लेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक हम कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद जो भी बातें हम समझते हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद वो हमें लंबे समय तक याद रहती है और हम एक पैराग्राफ से, अगर हम चाहे तो पैराग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, 50 एमसीक्यूज़ बनाकर उन्हें याद कर सकते हैं। सो ये मेरी पहली वीडियो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मौलिक अधिकार। तो हम स्टार्ट करते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहले जो मौलिक अधिकार है वो भारतीय संविधान के किस भाग के अंदर दिए हुए हैं? ये मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर दिए हुए हैं। इस भाग 3 को क्या कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा। सबसे पहले इस चीज को समझिए कि भाग 3 को मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है क्या है कि ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। अगर हम बात करें कि भारत संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है तो भारतीय संविधान के भाग 3 को क्या कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। ये जो शब्द है मैग्ना कार्टा, जब भी विश्व में हम कभी भी किसके बारे में बात करते हैं, अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा मैग्ना कार्टा शब्द का यूज किया जाता है। एक्चुअली जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 के अंदर, 1215 के अंदर इंग्लैंड के एक राजा हुआ करते थे, राजा जॉन, किंग जॉन, जिन्होंने रिटर्न के अंदर क्या दिया था, एक लिखित दस्तावेज दिया था जिसके अंदर कुछ स्वतंत्रताएं मजदूरों को दी गई थी। तभी से ये मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसकी शुरुआत होती है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद से लेकर कौन से अनुच्छेद तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या क्या है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। अगर हम बात करें कि ये जो मौलिक अधिकार है किस देश से लिए गए हैं, तो इन मौलिक अधिकारों का स्रोत है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विश्व में वो पहला देश है जिसने अपने संविधान को लिखित रूप दिया। 1787 के अंदर, 1787 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पहली बार विश्व के अंदर अपने संविधान को क्या दिया था, लिखित रूप दिया था। तो मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं। अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों की संख्या के बारे में, तो जो मूल अधिकार थे वो मौलिक संविधान के अंदर, जब हमारे देश का संविधान बना 26 जनवरी 1950 को, उस समय जो मूल अधिकारों की संख्या थी वो कितनी थी बच्चों? 7 थी। जब हमने अपने देश का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार किया और 26 जनवरी 1950 में क्या कर दिया था, लागू कर दिया था, उस समय जो मूल अधिकार थे उनकी संख्या 7 थी। लेकिन वर्तमान में जो मौलिक अधिकार है वो हमारे पास कितने हैं? 6 हैं। तो किस अधिकार को हटाया गया? एक संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार। ये जो संपत्ति का अधिकार था उस समय अनुच्छेद 31 के तहत हमें मूल अधिकारों की सूची में मिला था। लेकिन इस संपत्ति के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार, कौन से संवैधानिक संशोधन के अनुसार? 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार इसको 1978 के अंदर क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। संवैधानिक संशोधन क्या होते हैं? संविधान के अंदर जब हम कोई भी बदलाव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संवैधानिक संशोधन कहते हैं। और देश के संविधान के अंदर बदलाव करने की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश से ली है? दक्षिणी अफ्रीका से ली है। और कौन सा आर्टिकल है जिसके अंदर संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया निहित है? तो वो अनुच्छेद 368 है। तो 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। वर्तमान में यह जो अधिकार है वो अनुच्छेद 301 के तहत हमें मिला हुआ है। और आज ये कौन सा अधिकार है? आज ये हमारा एक कानूनी अधिकार है। तो संपत्ति अगर आज आप कोई भी खरीदते हैं तो उसकी एक क्या होती है, रजिस्ट्री होती है। और वो रजिस्ट्री एक क्या होता है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है।
तो यहाँ पर एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार वे जरूरी परिस्थितियां हैं जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए क्या होती है, बहुत जरूरी होती है, और ये इतनी अपरिहार्य है कि राज्य भी इनके अंदर क्या नहीं कर सकता है, कटौती नहीं कर सकता है। मूल अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से 35 में निहित है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या होता है? ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम। ये जो शब्द है मैग्ना कार्टा, जब भी विश्व में कभी भी हम किसके बारे में बात करते हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा मैग्ना कार्टा शब्द का यूज किया जाता है। एक्चुअली जो मैग्ना कार्टा है वो 1215 के अंदर किंग जॉन ने एक रिटर्न के अंदर डॉक्यूमेंट दिया था, लीगल डॉक्यूमेंट दिया था, जिसमें कुछ फ्रीडम्स दी गई थी वहां के मजदूरों को। तभी से इस शब्द की मैग्ना कार्टा की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो मौलिक अधिकार 12 से 35 अनुच्छेद के बीच में दिए गए हैं। हमने किस देश के संविधान से प्रेरित होकर मौलिक अधिकारों को हमारे देश के अंदर शामिल किया? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब हमारे देश का संविधान बना, मूल अधिकार कितने थे? 7 थे। 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपने देश का संविधान लागू किया तो उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। लेकिन वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार जो हमें अनुच्छेद 31 के तहत मिला हुआ था उसको 44वें संवैधानिक संशोधन के अनुसार 1978 में हटा दिया गया। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी बनता है कि 44th जो अमेंडमेंट हुआ था उस समय देश के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? वो थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई हमारे देश के उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। और आपको ये पता होना चाहिए कि देश के अंदर 25 जून 1975 को, थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता देता हूं कि आपातकाल लगा था और उस समय जो देश की प्रधानमंत्री थी वो क्या थी? श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये पहली बार था जब आर्टिकल 352 का क्या किया गया था? यूज किया गया था। किस कारण से? आंतरिक गड़बड़ी के कारण से। आज तक देश के अंदर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 बार लगा है। सन 1962 जब भारत और चीन का युद्ध हुआ, सन 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और एक बार 1975 के अंदर आंतरिक गड़बड़ी के कारण इंदिरा गांधी ने देश के अंदर आपातकाल की घोषणा की थी। और इसी से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है कि उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद उस समय क्या थे? देश के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और इसी समय के अंदर आपातकाल के दौरान एक संवैधानिक संशोधन हुआ था 42वां, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि किस संवैधानिक संशोधन में सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, तो वो कौन सा था? 42वां संवैधानिक संशोधन था, जिसको सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल क्या कहा जाता है? अमेंडमेंट कहा जाता है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हमारा चल रहा है मौलिक अधिकार। तो हमने देखा कि मौलिक अधिकारों की संख्या मूल अधिकारों की सूची में 7 थी, लेकिन वर्तमान के अंदर हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। अब जरा हम उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, फिर हम एक अधिकार को आज डिटेल से पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? समानता का अधिकार। तो मौलिक अधिकारों की जो वर्तमान में जो संख्या है वो कितनी है? वर्तमान में हमारे पास कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार हमारे पास आता है वो आता है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? 14 से 18। दूसरे अगर हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो वो कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से और 22 के तहत हमें मिला हुआ है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। तीसरा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसको हम कहते हैं, ये आर्टिकल 23 और 24 के तहत हमें मिला हुआ है। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसको क्या कहा जाता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमें अनुच्छेद 25 से और 28 के तहत मिला हुआ है। 5वें अधिकार की अगर हम बात करते हैं तो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार। शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार, जो हमें अनुच्छेद 29 और 30 से मिले हुए हैं। एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट
fundamental rights given in the Indian Constitution, that is right to constitutional remedies. सबसे महत्वपूर्ण अगर हमारे पास कोई अधिकार है मौलिक अधिकारों की श्रेणी में तो वो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसको मैं डिटेल में बताऊंगा जब हम इसके बारे में बात करेंगे। ये अनुच्छेद 32 के तहत हमें मिला हुआ है। तो जो अनुच्छेद 31 था वो क्या था? राइट टू प्रॉपर्टी। वो क्या था? संपत्ति का अधिकार, जिसको 1978 के अंदर क्या कर दिया गया था? मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि भैया जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो इफेक्टिव क्यों हैं? वो इफेक्टिव इसके कारण है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के कारण है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के कारण है। अगर कोई सरकार या व्यक्ति हमारे मौलिक अधिकारों को हमसे छीनने का प्रयास करता है तो हम इस अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ध्यान से सुन लेना, हम अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कहां पर जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, और जो हाई कोर्ट्स हैं हम उनके अंदर क्या कर सकते हैं? शरण ले सकते हैं। और ये हमारे जुडिशरी जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट है, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट्स। दैट्स द रीजन दैट दिस इज कॉल्ड द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हार्ट एंड सोल, संविधान की दिल और आत्मा अगर किसी अधिकार को बोला जाता है तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को बोला जाता है, जो किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया है। तो आज हमने देखा कि 6 मौलिक अधिकार हैं वर्तमान के अंदर। समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार है 23 से 24 तक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28 तक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। तो आज हम डिटेल से जिस अधिकार के बारे में पढ़ेंगे वो अधिकार कौन सा है? वो अधिकार हमारा है समानता का अधिकार। तो हम स्टार्ट करते हैं समानता के अधिकार को। वैसे हमारे मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से शुरू हो जाते हैं। 12 में जो भारतीय राज्य है उसको एक संघ कहा गया है और इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13 के अंदर बताया गया है कि कोई भी राज्य या हमारी संसद कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती है जिससे कि मूल अधिकारों के अंदर क्या किया जा सके? कटौती किया जा सके। तो हम आज बात कर रहे हैं किसके बारे में? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से कौन से तक है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18। एक एक करके हम इन अनुच्छेदों के बारे में क्या करेंगे? बात करेंगे। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। इसमें क्या कहा गया है कि भारत देश के अंदर कानून सर्वोच्च है, कानून से ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी व्यक्ति है वो कानून के सामने क्या होता है? बराबर होता है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि किसी के साथ हम क्या नहीं कर सकते हैं? लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 के अनुसार हमारा जो अधिकार है कि हमारे साथ लिंग, जाति और धर्म के आधार पर क्या नहीं हो सकता है? भेदभाव नहीं हो सकता है। अर्थात भारत देश के सभी नागरिकों को क्या किए जाते हैं? बिना किसी भेदभाव के ये मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जो लोक नियोजन के अवसर हैं उनमें समानता। लोक नियोजन के अवसरों में समानता। कि जितने भी हमारे देश के अंदर कोई भी अगर आपकी जॉब निकली हुई है या कोई भी आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है उसमें आपको इक्वल क्या मिलता है? अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, बराबर के अवसर मिलते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जितने भी हमारे SCs हैं, STs हैं, उनको क्या मिला हुआ है? रिजर्वेशन मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? आरक्षण मिला हुआ है। तो ये तो मौलिक अधिकारों के क्या हो गया? खिलाफ हो गया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं है। अब आरक्षण देने का कारण क्या था? जिस समय हमारे देश का संविधान बना उस समय की जो कंडीशन थी कि भारत देश के अंदर 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी। जब शुरुआत चली समाज की तो उस समय 4 वर्ण व्यवस्थाएं थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र,
ब्राह्मण टीचिंग देते थे, शिक्षा देते थे, क्षत्रिय युद्ध करते थे, शासन करते थे, ये व्यापार करते थे और शूद्र इनकी सेवा करते थे। प्राचीन भारत समाज की मैं आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है, एक ढांचा था कि प्राचीन भारतीय समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जो आज के एससी और एसटीज हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, वो उस समय में क्या होते थे, शूद्र होते थे और इनके साथ बहुत से भेदभाव होते थे। अब आरक्षण इनको क्यों दिया गया? आरक्षण देने का जो मुख्य कारण था वो एक कारण था कि इनको समाज की मुख्य धारा में क्या करना, शामिल करना, क्योंकि किसी कारण से ये लोग पिछड़ गए थे। अब इनको विशेष जो परिस्थितियां प्रदान की गई हैं वो भारतीय संविधान के अनुसार की गई है। और शुरुआत में ये जो रिजर्वेशन था वो 10 वर्ष के लिए क्या किया गया था, देश के संविधान के अंदर शामिल किया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साफ तौर पे कहा था कि जब अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग मुख्य धारा के अंदर शामिल हो जाएंगे तब इस आरक्षण को देश के संविधान से क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। लेकिन आज आपको देख रहे हैं कि हर 10 वर्ष के बाद ये आरक्षण जो क्या होता है वो रिन्यू हो जाता है, नेक्स्ट 10 ईयर के लिए क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लोक नियोजन में जो अवसरों की समानता है वो अनुच्छेद हमें कौन सा देता है, 16 देता है। अब अनुच्छेद 17 से काफी बार क्वेश्चंस आते हैं कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता या जिसको हम क्या कहते हैं, छुआछूत। अब एक बार फिर पीछे जाना पड़ेगा, जब हमारे भारतीय समाज के अंदर 4 वर्ण थे, इनको सबसे नीचा माना जाता था। अब पहले क्या होता था कि अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय जो ऊंची जाति के लोग थे वो शूद्र को टच करना, अगर टच हो भी जाते थे, पहली बात तो टच होने नहीं देते थे, अगर हो भी जाते थे तो वो क्या करते थे, स्नान आदि करते थे। अकॉर्डिंग टू मी इट वॉज ए सोशल एविल एंड मस्ट बी रिमूव्ड एट दैट टाइम। मेरे अनुसार इंसान सबसे बड़ा है, ये जाति धर्म ये सब किसने बनाए, ये सब इंसान ने बनाए हैं। तो उस समय छुआछूत जो था वो मुख्य रूप से चौथे वर्ण के साथ था, जिनको हम शूद्र के नाम से जानते हैं, और वर्तमान में इनको अनुसूचित जाति और जनजाति के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इस छुआछूत को भारतीय संविधान से कौन से अनुच्छेद के तहत हटाया गया, अनुच्छेद 17 के तहत क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया है। आज जाति के आधार पर किसी भी तरह की जो सामाजिक बुराई है वो आज हमारे देश के अंदर नहीं है। अगर प्रैक्टिकली बात करें तो आज भी कुछ ऐसे देश के हिस्से हैं जहाँ पर ऊंची जाति नीची जाति इन सबको माना जाता है, लेकिन देश का संविधान सबको समान अवसर देता है। और ये जो बुराइयां हैं ये समाज से जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही हमारे लिए क्या होगा, अच्छा होगा, हम विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंत। अंग्रेज जो शासन थे, अंग्रेज जो लोग थे वो भारतीयों को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से क्या करते थे, देखते थे, फूट डालो और राज करो। काफ़ी उपाधियां उन्होंने दी लोगों को, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी, राव बहादुर, राव साहब, ये सब उपाधियां किसने दी, ये ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को तोड़ने के लिए दी। अनुच्छेद 18 क्या कहता है कि अब कोई भी उपाधि क्या नहीं दी जाएगी, भारतीयों को नहीं दी जाएगी। बात यह है कि 18 के अनुसार, अनुच्छेद 18 के अनुसार आज नागरिकों को क्या दिए जाते हैं, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये सभी जो सम्मान, जो नागरिक पुरस्कार हैं वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, अनुच्छेद 18 के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन भारत सरकार के अलावा और कोई भी भारतीय नागरिकों को बिना अनुमति के क्या नहीं दे सकती, उपाधियां नहीं दे सकती। तो ये आज हमने समानता के अधिकार को डिटेल में पढ़ा। एक बार फिर थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, विधि के समक्ष समानता, अर्थात कानून के सामने सभी क्या है, बराबर हैं, कानून से बड़ा कोई नहीं है। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि लिंग, जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता है। भारत देश के अंदर अगर कानून के समक्ष सभी बराबर हैं तो किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के ऊपर क्या नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है, लोक नियोजन के अवसरों में समानता। इसमें मैंने आपको एक्सेप्शन जो है, अपवाद जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए बताया, क्योंकि उस समय ये पिछड़े हुए थे, देश की मुख्य धारा में शामिल नहीं थे। इनको मुख्य धारा में शामिल करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, जो केवल 10 वर्ष के लिए थी।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद बोला था, लेकिन आज इसी आरक्षण का राजनीतिकरण कर दिया गया है और प्रत्येक 10 वर्ष के बाद इसको क्या कर दिया जाता है, रिन्यू कर दिया जाता है। अस्पृश्यता का अंत और छुआछूत की समाप्ति अनुच्छेद 17 के तहत की गई है। और उपाधियों का अंत मैंने बताया कि ब्रिटिश लोग पहले क्या देते थे, कुछ उपाधियां दे देते थे, सर, नाइटहुड और इसके अलावा राव बहादुर, ये सभी उपाधियां वो भारतीयों को तोड़ने के लिए देते थे। लेकिन भारत सरकार ने अब संविधान के अनुच्छेद 18 के तहत इन उपाधियों का क्या कर दिया है, अंत कर दिया गया है। और बहुत से जो नागरिक पुरस्कार है जैसे भारत रत्न, वो अनुच्छेद 18 के तहत हमें क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। तो ये आज हमने किसके बारे में पढ़ा, ये आज हमने पढ़ा समानता के अधिकार के बारे में। सो इट इज माय फर्स्ट वीडियो। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।